आज इस वीडियो में 30 मैथ्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जैसे कि एसएससी, रेलवे, डीएसएसबी, बीएलएड, बीएमएस एटसेट्रा एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। और ये वो क्वेश्चन है जो आपने ही मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके आपने मुझसे पूछा था कि इसका सॉल्यूशन चाहिए। तो पहला क्वेश्चन है, साक्षी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज। साक्षी जो है किसी काम को 20 दिन में कर सकती है। प्रियंका इज़ 25% मोर एफिशिएंट, और प्रियंका जो है 25% ज़्यादा एफिशिएंट यानी कुशल है, ज़्यादा यानी काम करने में सक्षम है। देन साक्षी, द नंबर ऑफ डेज टेकन बाय प्रियंका टू डू द सेम पीस ऑफ वर्क इज। दो लड़कियां हैं, एक साक्षी और एक प्रियंका। ओके, साक्षी 20 दिन में कर सकती है, लेकिन यहाँ पे एफिशिएंसी की बात की गई, प्रियंका जो है वो 25% मोर एफिशिएंट है। तो 25% का मतलब होता है 1/4, क्योंकि परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे 100 लगाएंगे, सॉल्व करेंगे तो 1/4 आएगा। इसका मतलब अगर इसमें एफिशिएंट कौन है ध्यान रखना, प्रियंका है वो 25% ज़्यादा एफिशिएंट है। यानी कि अगर साक्षी 4 यूनिट काम कर रही है तो प्रियंका उससे एक ज़्यादा कर रही है, यानी 5 यूनिट। या आप ऐसे भी समझ सकते हो, पहले तो इसे लिख लेते हैं 4 और 5। नहीं तो आप ऐसे समझ सकते हो कि अगर साक्षी 100% एफिशिएंट है तो उसी प्रियंका जो है 25% ज़्यादा एफिशिएंट है, यानी कि 125% है। तो इसको अगर जब सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करोगे तो यही तो आएगा 25 से डिवाइड करने पे 4 और 5 का। ये किसका रेशो आ गया? एफिशिएंसी का। ओके, और मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया है, टाइम एंड वर्क की जो आपने 2-3 वीडियो देखी है उसमें बताया हुआ है कि एफिशिएंसी और टाइम जो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी इनका रेशो जो होता है चेंज हो जाएगा। अगर एफिशिएंसी का रेशो 4:5 है तो टाइम का रेशो कितना हो जाएगा? 5:4। क्लियर है? यानी जिसकी एफिशिएंसी ज़्यादा होगी उसको टाइम कम लगेगा, जिसकी एफिशिएंसी कम होगी उसको टाइम ज़्यादा लगेगा। क्वेश्चन में ये बोला कि साक्षी कितने दिन में काम कर सकते हैं? 20 दिन में। तो साक्षी यहाँ पे कितना आ रहा है टाइम उसके लिए? 5, और यहाँ पे प्रियंका के लिए 4। तो 5 यूनिट जो है वो किसको डिनोट कर रहा है? 20 डेज को। तो एक की वैल्यू निकालोगे तो कितना आएगा? 5 से डिवाइड करोगे 5 आएगा, सॉरी 4 आएगा। 5 4 20। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? एक यूनिट आ गया 4 डेज के बराबर। आपको निकालना है कितने का? 4 यूनिट का, क्योंकि प्रियंका का निकालना है। तो 4 × 4 तो कितना होगा? 16 डेज। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। क्लियर है? सबसे पहले हमने एफिशिएंसी का रेशो बनाया, फिर उसको चेंज किया तो टाइम का रेशो, क्योंकि एफिशिएंसी का उल्टा कर दोगे रिवर्स तो वही टाइम का रेशो आ जाएगा, या टाइम का रेशो का उल्टा करोगे तो एफिशिएंसी का रेशो। अब जिसका टाइम गिवन है, साक्षी के लिए 20 दिन लग रहे थे तो ये 20 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 5 से डिवाइड करोगे तो एक यूनिट की वैल्यू 4 आ गई। 4 से अब इस 4 को मल्टीप्लाई कर दो। क्लियर है? काफ़ी आसान है। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। A cistern can be filled by pipes A and B in 12 minutes and 16 minutes. एक सिस्टर्न है, एक हौज, पानी की टंकी बोल सकते हो समझने के लिए। ए और बी पाइप, 2 पाइप हैं ए और बी। ए कितने मिनट में फिल कर सकती है? 12 मिनट में, और बी 16 मिनट में। व्हेन फुल मतलब जब टंकी भर जाती है तो क्या होता है? द टैंक कैन बी एम्प्टीड, तो टैंक को खाली किया जाता है बाय अ थर्ड पाइप सी। थर्ड पाइप सी के द्वारा खाली किया जा सकता है कितने मिनट में? 8 मिनट में। यानी ये दोनों जो पाइप है ए और बी, ये तो टंकी को फुल करने का काम कर रही है। यानी कि जो पाइप से, जिस पाइप से पानी भर जाएगा उसमें हम कौन सा सिंबल डिनोट करते हैं? पॉजिटिव सिंबल। और जिससे एम्प्टी होगा उसके लिए हम माइनस लगा लेते हैं समझने के लिए, सिर्फ उसका और कोई खास यूज नहीं है। क्लियर है? अब इसके बाद हम इन तीनों का एलसीएम लेते हुए हमारा टोटल वर्क होगा, यानी कि टोटल कितने लीटर पानी फिल करना है, ये हम एज्यूम कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं। तो इन तीनों का मल्टीपल कुछ भी, ऐसा कोई भी नंबर लिख सकते हो यहाँ पे, जो मन करे आपका। बट ज़्यादा अच्छा क्या रहता है कि इनका एलसीएम लिख लो, क्योंकि वो सबसे आसानी से डिवाइड हो जाएगा। तो 12, 16 और 8 का एलसीएम कितना होता है? 48 होता है। 12 से इसको डिवाइड करो 12 से तो कितना आएगा? ये 4। 16 से डिवाइड करोगे तो 3, और 8 से डिवाइड करोगे तो 6। क्लियर है यहाँ तक? अभी ध्यान से देखो, ए 4 यूनिट फिल कर सकता है, ए 4 यूनिट फिल कर सकता है, बी 3 यूनिट, जबकि सी जो है 6 यूनिट एम्प्टी कर सकता है। यानी कि ये 1 मिनट की बात हो रही है, क्योंकि मिनट में क्वेश्चन है, डेज में होता तो 1 दिन की बात होती। तो ये दोनों फिल करने का काम कर, दोनों पॉजिटिव, तो इससे तो कितना हो जाएगा? ये 7 यूनिट, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, दोनों प्लस में तो, और ये माइनस में तो ये माइनस होगा। तो कितना आया एक्चुअली में? यानी जब तीनों को हम एक साथ चालू कर दे, तीनों टैप को, क्वेश्चन में साफ साफ बोला हुआ है, इफ़ ऑल द टैप्स आर टर्न ऑन एट द सेम टाइम, यानी एक ही समय पर तीनों टैप को, ए बी सी तीनों को अगर चालू कर दिया जाता है, द सिस्टर्न विल बी फुल इन। तो टंकी कितने घंटे में या कितने मिनट में भरेगी? क्वेश्चन तो मिनट में है, तो कितने मिनट में भरेगी? तो अगर तीनों को हम एक साथ चला रहे हैं तो ये दोनों तो ऐड हो रहे हैं और ये माइनस हो रहा है। ओके, क्योंकि ये एम्प्टी करने का काम कर रहा है, इसलिए इसने हमने माइनस से डिनोट किया है।
ओके, तो तीनों जब एक साथ चल रहे हैं तो कितना यूनिट हो रहा है, 1 यूनिट। और हमें करना कितना, ये हमारा टोटल वर्क है या टोटल कैपेसिटी जिसे बोल लो आप टंकी की। तो 48 और ये कितना आया 1, तो 48 को 1 से डिवाइड करोगे तो कितना आंसर आएगा 48 मिनट। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। काफ़ी ईजी है, इस टाइप के क्वेश्चन मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। अ सम ऑफ मनी बिकम्स 7/6 ऑफ इटसेल्फ इन 3 years, देन रेट ऑफ इंटरेस्ट इज। अब इसमें कहीं भी मेंशन नहीं है कि कंपाउंड इंटरेस्ट है सिंपल इंटरेस्ट है। जब भी मेंशन ना हो तो आप इसे क्या है मान के चलोगे कि सिंपल इंटरेस्ट की बात की जा रही है। क्लियर है, तो सिंपल इंटरेस्ट की बात की जा रही है। अब यहाँ पे क्या बोला कि एक धनराशि है, यानी कोई मूलधन है जो 7/6 हो जाता है कितने साल में, 3 साल में। तो प्रिंसिपल को आप कुछ भी एज्यूम कर लो, करने को x भी एज्यूम कर सकते हो, 1 भी एज्यूम कर सकते हो, जो मन करे आपका वो एज्यूम कर सकते हो। बट ऐसा नंबर एज्यूम करो, जब हम ट्रिक से कर रहे हैं तो ऐसा नंबर एज्यूम करो जिससे ये आसानी से डिवाइड हो जाए। तो इसमें जो बेस यूनिट होता है ना उसी का मल्टीपल एज्यूम कर लो, कुछ भी 6 है ना, तो 6 एज्यूम कर लो, 12 एज्यूम कर लो, 18 कुछ भी मान लो। प्रिंसिपल को आपने कितना मान लिया, लेट कर लिया, ये 6 रुपीज़ मान लो या 6 यूनिट कुछ भी लिख लो आप। तो अमाउंट कितना हो जाता है, अमाउंट बोल रहा है उसका 7/6 टाइम्स। तो 6 का 7/6 टाइम्स से कैंसिल हो जाएगा, यानी अमाउंट कितना हो गया 7। काफ़ी ईजी हो गया। अब प्रिंसिपल 6 रुपये मान के चलो, अमाउंट कितना 7 रुपये। तो एक्चुअल में जो इंटरेस्ट आया वो इंटरेस्ट आया कितना, अमाउंट में से हम प्रिंसिपल को माइनस कर लेते हैं। तो 7 में से 6 को घटाओगे 7 - 6 तो कितना आया 1। अब रेट निकालने का फॉर्मूला है, क्या होता है SI × 100/P × T। ये पिछली वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया है। तो SI कितना आया, जो इंटरेस्ट है वही तो SI है, 1 × 100। प्रिंसिपल कितना है 6 × टाइम, टाइम कितना है 3 साल, तो 3 लिख लो। अभी 100/18 हो गया 100/18। 100/18 को जब मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करोगे तो कितना आएगा, ये 50/9 आएगा, 50/9 मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करने पे आ जाएगा। ओके, 9 5 जा 45 और 45 में ऐड होता है तो 50 आता है। ईजी है ये भी काफ़ी। तो इस तरीके से करना, सारे क्वेश्चन आपके ही डिमांड वाले क्वेश्चन हैं, जो आपके डाउट्स थे वो सारे डाउट्स वाले क्वेश्चन मैंने इस वीडियो में कवर किए हैं, और कुछ 1-2 क्वेश्चन अलग से और भी ऐड कर दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। सिंपल इंटरेस्ट फॉर अ सम ऑफ 1550 रुपीज़ for 2 years is 20 more than the simple interest for 1450 for the same duration, the rate of the interest will be। इसमें भी रेट निकालना है आपको, बट पहले प्रिंसिपल कितना है 1550 रुपये, कितने साल के लिए 2 साल के लिए, और बाद में प्रिंसिपल कितना है 1450। यानी 2 अलग अलग प्रिंसिपल, 2 अलग अलग मूलधन है। टाइम दोनों के लिए 2 ईयर सेम है, रेट हमें पता नहीं, लेकिन ये बता रखा है कि जब इस धनराशि पे 2 साल के लिए हम ब्याज निकालते हैं किसी दर से तो 20 रुपये ज़्यादा आता है कंपेरिजन टू 1450। तो सॉल्व कर लेते, सिंपल सा रेट का फॉर्मूला है तो रेट का फॉर्मूला डायरेक्ट अप्लाई कर लो, अदरवाइज ये फॉर्मूला तो आपने पढ़ा है, ऐसा इक्वल टू P × R × T/100। क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन इसी फॉर्मूले से इजीली हो जाता है, और ये सब आपको याद है, आपने 8th में भी पढ़ा हुआ है, 8th 9th में, तो जल्दी हो सकता है सॉल्व। देखो प्रिंसिपल कितना है 1550 × R, रेट हमें पता नहीं, रेट को R लिख दो, टाइम कितना है 2 ईयर्स अपॉन में 100। फिर बाद में दूसरा प्रिंसिपल कितना है 1450, रेट पता नहीं, रेट दोनों में सेम ही है, और टाइम कितना है 2 ईयर्स अपॉन में 100। और इन दोनों में जो ब्याज का डिफरेंस आता है, क्योंकि इससे निकलेगा क्या SI, और इससे भी क्या निकलेगा SI, तो SI का डिफरेंस कितना है 20, क्योंकि एक केस में 20 ज़्यादा है, तो माइनस इक्वल्स टू में 20। मैंने इस वाली वैल्यू को क्यों आगे रखा, क्योंकि जाहिर सी बात है ये प्रिंसिपल बड़ी है, रेट और टाइम तो दोनों में सेम ही है, प्रिंसिपल जो ज़्यादा होगा तो रेट भी तो उसमें, सॉरी इंटरेस्ट भी तो उसी में ज़्यादा आएगा, तो पहले ही से रखेंगे। अब इसमें ध्यान से ऊपर देखो तो R × 2 यानी कि 2R तो कॉमन आ जाएगा, 2R कॉमन आ गया। अब यहाँ पे ये भी देखो, पहले एलसीएम अगर लोगे तो कितना आएगा 100 आएगा, स्टेप बचा सकते हो, मैं डायरेक्ट स्टेप बचा रहा हूँ, एलसीएम ले लिया 100 आ गया। अब ऊपर जब सॉल्व करोगे तो ये माइनस ये आ जाएगा, इसमें 2R हमने कॉमन ले लिया, डायरेक्ट एक स्टेप बचा ले। पेपर में कॉम्पिटेटिव एग्जाम में करना है क्या, स्टेप ही तो बचाने हैं बस, बहुत सारी डिटेल लिखनी नहीं है। क्लियर होगा, लो मैंने अब वैसे लिख दिया, इसका एलसीएम ले लिया 100 आ गया, और बाकी एजिटीज ऊपर आ जाएगा, ये माइनस ये। अब उसमें क्या कि 2R जो है वो दोनों में कॉमन है, तो वो मैंने कॉमन निकाल लिया है, तो 2R × ये कितना बचेगा, इसको जब माइनस करोगे तो कितना आएगा, ये 50 में से 50 गया तो 00 ऐसे आ जाएगा, और ये यानी 100 बचेगा, और नीचे भी क्या है 100 इक्वल्स टू में कितना 20, 100 से 100 कैंसिल हो गया, तो इससे इसको डिवाइड करोगे 2 से तो कितना आया 10, तो R = 10%, ये R लिखा हुआ है ध्यान रखना।
ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। इजी है, और भी इसके मेथड है, बट अभी आपका एग्ज़ाम बस 2-3 दिन में ही है, टाइम नहीं है आपको नई चीज़ सीखने का, तो इसलिए मैं आपको अभी वो नहीं सिखा रहा जो आपको इतनी जल्दी कवर ना हो पाए, क्योंकि पूरा कॉन्सेप्ट सीखना पड़ेगा इसलिए। चलिए 5th क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। CISI की 2 वीडियो बनी हुई हो और बाकी जो वीडियोज बनेगी उसमें सारे कॉन्सेप्ट को और कवर किया जाएगा। अभी एग्जाम है तो एग्जाम के लिए जो भी इंपॉर्टेंट है वो पहले करा देता हूँ मैं आपको। द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 8,000 रुपीज़ एट 20% पर एनम फॉर 9 मंथ्स कंपाउंडेड क्वार्टरली इज। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, देखो कैसे करेंगे इसे। जो मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 में कॉन्सेप्ट बताया उसी कॉन्सेप्ट को अप्लाई करूँगा। क्वार्टरली बोला हुआ है, क्वार्टरली का मतलब होता है क्या, 1/4, यानी हर 3-3 महीने पे ब्याज लग रहा है। समझ आई बात, तो हर 3-3 महीने पे लग रहा है। तो आपको करना क्या, क्वार्टरली का मतलब क्या होता है, जैसे क्वार्टरली का मतलब हो गया आपका 3/12, तो 1/4 यानी 4 हिस्सों में बढ़ जाएगा ये। तो 4 हिस्सों में बटेगा, तो क्वार्टरली वाले केस में हाफ ईयरली में आधा करना होता है, क्वार्टरली में 4 से। तो रेट को हम सबसे पहले क्या कर देंगे, 4 से डिवाइड कर देंगे क्वार्टरली के केस में, तो 5% हो जाएगा। और टाइम जो है ना, टाइम कितना है 9 मंथ्स, तो 9 को 3 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि 3-3 महीने का पेयर चलता है, 3-3 महीने के 4 पेयर चलेंगे, तभी तो 12 महीने होंगे ना, 1 साल। तो इसी को हम बोलते हैं क्वार्टर। ओके, तो 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3 क्वार्टर हो जाएगा। आई थिंक ये समझने में आपको प्रॉब्लम हो रही हो, तो एक काम करो, इसे छोड़ो, इसे भूल जाओ कि ऐसा कुछ भी होता है। बस ये ध्यान रख लो जो सिंपल सा बता रहा हूँ मैं आपको एग्जाम टाइम में, कि रेट को क्या करना, तो क्वार्टर के केस में, क्वार्टरली केस में रेट को 4 से डिवाइड करना है, और टाइम को ना, जो 9 मंथ है, तो 9 मंथ को 4 से मल्टीप्लाई करना है। क्लियर है, ये कितना हो गया 36 मंथ। अब इसको जब 36 मंथ हो गया, इसको ईयर में चेंज करोगे तो 36 को कितने से डिवाइड करोगे, 12 से, क्योंकि मंथ है ना, ईयर में चेंज करने के 12 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 3 ईयर आ जाएगा। क्लियर, इसको 12 से हम क्या करेंगे डिवाइड, तो ये आ जाएगा। ओके, तो क्वार्टरली के केस में रेट को 4 से डिवाइड करना है, रेट को 4 से डिवाइड करना है, टाइम को 4 से मल्टीप्लाई करके फिर ईयर में चेंज कर लेना है। अगर ये हाफ ईयरली होगा तो रेट को 2 से डिवाइड करना है और टाइम को 2 से मल्टीप्लाई करना है। बस इतने से लाइन ध्यान रखनी। बाकी सेम वही कॉन्सेप्ट, प्रिंसिपल हमारे पास कितना है, 8,000 लिख लेते हैं। ओके, और ये 5% हो गया, 5% का मतलब कितना होता है, 1/20 होता है, क्योंकि 5 और परसेंटेज हटाएंगे तो अपन में 100 आएगा। जब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करोगे तो कितना आएगा, 1/20 तो आएगा। क्लियर है, तो ये 1/20। और जो मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया हुआ है, अगर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको शायद समझ नहीं आएगा, तो SI CI का जो पार्ट है वो जरूर देखें, तब जाके समझ में आएगा। इसका स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया था। इसका 120 जब सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 400 400 400। फिर इस 400 का 120 सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 20, यहाँ भी 20 रिपीट करते हैं, और लास्ट में नीचे क्या लिखेंगे, फिर इसका भी 120 पार्ट सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1। ये स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया, पार्ट 1 पार्ट 2 देखा हो तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। आपसे पूछा है कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा है, तो ये जो सारा ये जो टोटल है यही क्या होता है, CI होता है। इनको जोड़ लो तो कितना आ गया, 1261 रुपये। ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। मतलब ये सारा कॉन्सेप्ट सेम लगना है, क्वार्टरली या हाफ ईयरली केस में बस ये चेंज होगा। क्वार्टर के केस में रेट को 4 से डिवाइड करो, टाइम को 4 से मल्टीप्लाई करके ईयर में चेंज कर लो। ओके, और हाफ ईयरली केस में भी वैसे ही, हाफ ईयरली में क्या होगा, रेट को 2 से डिवाइड करो और टाइम को 2 से मल्टीप्लाई करो। बाकी फिर सारा कॉन्सेप्ट यही लगाना है हमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 40 डेज। ए जो है किसी काम को 40 दिन में कर सकता है। ही वर्कड एट इट फॉर 5 डेज। लेकिन वो काम कितने दिन तक करता है, सिर्फ 5 ही दिन करता है। 40 दिन में कर सकता है किसी काम को, लेकिन अभी उसने काम कितने दिन किया है, सिर्फ 5 दिन किया है, यानी पूरा काम नहीं किया उसने। देन बी फिनिश्ड इट इन 21 डेज। अब ए ने तो 5 दिन काम कर लिया, उसके बाद ए ने नहीं किया, तो बाकी काम जो किसने किया, बी ने किया, वो भी कितने दिन में किया, 21 दिन में किया, यानी बी ने भी पूरा काम नहीं किया है। ए ने कुछ काम किया 5 दिन, और जो बच गया वो सारा काम फिर बी ने किया है 21 दिन में। द नंबर ऑफ डेज दैट ए एंड बी टेक टुगेदर टू फिनिश द वर्क। तो ए और बी मिलकर अगर उसी काम को करें एक साथ तो कितने दिन में करेंगे। ऐसे तो अभी कुछ दिन ए ने किया, कुछ दिन बी ने किया, तब काम खत्म हो रहा है, बट दोनों मिलकर साथ साथ स्टार्टिंग से एंड तक काम करें तो कितने दिन में काम खत्म होगा। तो देखो कितने आसानी से क्वेश्चन हो सकता है। ए 40 दिन में कर सकता है, लेकिन वो करता कितने दिन है, सिर्फ 5 दिन, यानी वो काम का कितना हिस्सा कर देता है, 1/8 काम तो कर देता है ख़त्म। ओके, 1/8 वो करता है, तो रिमेनिंग कितना बचेगा,
रिमेनिंग क्या होगा, टोटल फ्रैक्शन 1 में से 1/8 माइनस कर लोगे, यानी 7/8 यूनिट जो है वो रिमेनिंग काम है, यानी वो उसने बी ने किया है 21 दिन में। तो 7/8 जो किया है वो कितने दिन में, 21 डेज में किसने किया है, बी ने। तो बी ने टोटल काम अगर बी, या तो इसे ऐसे ही कर लो डायरेक्ट, या आप चाहो तो एक्स एज्यूम कर सकते हो। मान लो कि बी कितने दिन में, टोटल काम को बी कितने दिन में कर सकता है, एक्स डेज में। टोटल काम को एक्स दिन में कर सकता है बी, लेकिन एक्स का वो कितना काम कर रहा है, 7/8 हिस्सा ही कर रहा है, क्योंकि 1/8 तो ए ने कर दिया, 7/8 बी कर रहा है, और वो कितने दिन में काम खत्म कर रहा है, 21 दिन में। तो इससे तो ये कैंसिल हो जाएगा ऊपर से ऊपर, और ये क्रॉस मल्टीप्लाई इधर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 28। और एक्स हमने किसके लिए लिया है, बी के लिए, यानी कि हमने ये मान लिया कि टोटल काम को बी 24 दिन में खत्म कर सकता है। ये आंसर हमारा आ रहा है अभी। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए किसी काम को 40 दिन में कर सकता है, और बी का सॉल्व करने पे कितना है, 24 दिन। दोनों को एक साथ काम कराना है, तो इसका एलसीएम निकाल लो। इसका एलसीएम लोगे तो कितना आएगा, 120। ये हमारा हो गया टोटल वर्क 120। 40 से इसको डिवाइड करोगे 3 आएगा, और 24 से इसको डिवाइड करोगे तो 5 आएगा। ये एफिशिएंसी आ गई हमारी, जो मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 में अच्छे से आपको समझाया हुआ है। अब आपको टोटल वर्क को एफिशिएंसी से डिवाइड कर देना है। 5 और 3 कितने होते हैं, 8। इसे सॉल्व करने पे ए और बी दोनों मिलकर जो काम करेंगे तो कितने दिन में ख़त्म होगा, 15 दिन में ये कैलकुलेट हो जाएगा। तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। क्लियर है, यानी 40 दिन में कर सकता था बस, लेकिन उसने 5 दिन काम किया, तो 1/8 यूनिट उसने काम खत्म कर दिया। रिमेनिंग काम जो बचेगा 7/8 यूनिट वो बी कर रहा है, वो कितने दिन में कर रहा है, 21 दिन में। लेकिन उसी काम को अगर वो टोटल काम को करे, अभी तो उसने 7/8 हिस्से काम को 21 दिन में कर रहा है, टोटल काम, तो टोटल काम को हमने कितना मान लिया, टोटल डेज को लिए एक्स मान लिया। एक्स का 7/8 कर रहा है कितने दिन में, 21 दिन में। सॉल्व किया तो एक्चुअल में निकल के आ रहा है क्या, कि अगर बी अकेले उस पूरे काम को करे जो ए 40 दिन में कर सकता है, तो बी उस काम को अकेले 24 दिन में कर सकता है। ओके, और उसके बाद हमें फिर ए और बी को लेकर सॉल्व करना है, और ये सॉल्यूशन तो आपको अच्छे से आता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। और सेलर अलाउज अ डिस्काउंट ऑफ 5% ऑन अ वॉच। एक दुकानदार जो है घड़ी पर 5% छूट देता है, डिस्काउंट देता है। इफ़ ही अलाउज अ डिस्काउंट ऑफ 7%, लेकिन अगर वो 7% छूट देता, ही अर्न्स 15 रुपीज़ लेस इन प्रॉफिट। जाहिर सी बात है, पहले वो 5% प्रॉफिट दे रहा है, पहले वो कितने परसेंट प्रॉफिट दे रहा है, 5, और बाद में कितना, 7% प्रॉफिट। तो जब डिस्काउंट ज़्यादा देगा, प्रॉफिट नहीं सॉरी डिस्काउंट, पहले 7% 5% का डिस्काउंट है और बाद में 7% का डिस्काउंट। तो जब डिस्काउंट वो ज़्यादा देगा तो जाहिर सी बात है प्रॉफिट उससे कम होगा, तो 15 रुपये का कम प्रॉफिट हो रहा है। तो ये 15 रुपये का जो कम प्रॉफिट हो रहा है वो कितने परसेंट की वजह से हो रहा है, इसका डिफरेंस कितना आ रहा है, डिफरेंस कितने का है, 2% का। यानी जो 2% है यही अपने आप में 15 रुपये के बराबर है। ओके, तो अगर इसे हमें 100%, क्योंकि कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है, तो इधर 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100% हो जाएगा। तो अगर इधर 50 से मल्टीप्लाई किया तो हमें इधर भी 50 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो कितना आएगा, 750 ही आपका मार्क प्राइस यानी अंकित मूल्य है। तो बस इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना है। इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन हो इसी तरीके से करना है। ओके, क्योंकि ये जो गैप आ रहा है ना 5% और 7%, 2% का जो गैप आ रहा है, 2% के डिफरेंस की वजह से तो 15 रुपये कम हो गया। तो 2% की वैल्यू 15 के बराबर है, 100% यानी 750 के बराबर होगा। 50 से इधर भी मल्टीप्लाई, 50 से इधर। क्लियर है, काफ़ी इजी ना। वीडियो को जल्दी से लाइक करो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। इफ़ शर्ट्स कोस्ट वॉज 60 रुपीज़, यदि एक कमीज़ की कीमत 60 रुपये थी, कब, आफ्टर 20% डिस्काउंट, 20% छूट देने के बाद, डिस्काउंट देने के बाद, यानी कि डिस्काउंट से पहले ज़्यादा रही होगी लेकिन डिस्काउंट 20% का मिल गया, तो कितने की पड़ी वो कमीज़, 64 रुपीज़ की। व्हाट वाज द ओरिजिनल प्राइस, तो ओरिजिनल प्राइस क्या होता है, ओरिजिनल प्राइस को ही हम बोलते हैं मार्क प्राइस, यानी कि एमपी या एमआरपी बोल दो आप उसे, और ये दूसरा क्या होता है, सेलिंग प्राइस, एसपी। क्लियर है। तो अगर कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है, यानी 100 रुपये मान के चलते हैं बेसिक टर्म को, बेसिक यूनिट को, एमआरपी हमने कितना माने 100, तो 20% डिस्काउंट, अगर 100 का 20% डिस्काउंट हो जाएगा तो अब वही कितने की बिकेगी, 80 की, 20 रुपये कम हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। चाहो तो आप और भी सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज कर सकते हो। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये बोला गया जब 20% डिस्काउंट के बाद वो कितने की हो जाती है, 64 की। तो ये यानी कि डिस्काउंट के बाद तो मतलब बिकेगी नहीं शर्ट, डिस्काउंट देने के बाद, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाता है, 64, और ये 8 है, तो 8 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 64 को। तो यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू, 8 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 64, तो 1 यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इससे डिवाइड हो जाएगा तो 8 रुपये आ जाएगा। अब 8 से क्या करना है, 1 यूनिट की वैल्यू 8 है गई, आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, 10 यूनिट की, क्योंकि 0 से 0 तो पहले काट लिया था आपने, तो 10 यूनिट की वैल्यू निकालोगे तो 10 को 8 से मल्टीप्लाई कर लोगे, 80 आ जाएगा।
अब ये सब तो ऐसे भी कर सकते हो, माइंडली भी कैलकुलेट कर सकते हो कि 20% डिस्काउंट देने के बाद इतना है, यानी कि ये इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो। 20% को 1/5 लिख लो, 1/5 है ना। तो 1/5 लिखा आपने, यानी कि 5 की चीज़ कितने में बिकती है बाद में, 4 की। डिस्काउंट दे दिया आपने 20%, तो 4 की वैल्यू कितनी दी गई है, 64। तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी, 16। आपको निकालने की इसकी वैल्यू 5 की, तो 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 16 पंचे 80, 16 जो कितना होता है 80। तो 80 इस तरीके से आंसर आ जाएगा। तो बहुत सारे तरीके और भी मेथड हैं जिससे आप सॉल्व कर सकते हो, फार्मूले से भी और विदाउट फार्मूले भी, माइंडली भी कैलकुलेट कर सकते हो। तो बहुत छोटा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। ए सेल्स अ गुड टू बी, ए किसी वस्तु को बी को बेचता है एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%। ए ने बी को सामान बेचा 20% प्रॉफिट पे, एंड बी सेल्स इट टू सी एट अ प्रॉफिट ऑफ 25%। यानी ए ने बी को कोई सामान 20% बेच दिया। अब वही सामान बी जो है किसी सी पर्सन, थर्ड पर्सन, यानी किसी थर्ड को, तीसरे को 25% प्रॉफिट पे बेच रहा है। इफ़ सी पेज 225 रुपीज़ फॉर इट, अगर सी ने उसको खरीदने के लिए, उस सामान को खरीदने के लिए कितना पे किया, 225 रुपये। वट वॉज द कॉस्ट प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस स्टार्टिंग वाला यानी ए वाला जो था वो उस टाइम उसके पास जो था वो कितने का था वो। तो ए ने बी को, इसमें रेशो वाला रूल लगाएंगे और बहुत आसानी से हो जाएगा। देखो ए ने पहले बी को बेचा 20% प्रॉफिट पे, 20% का मतलब होता है 1/5। मैंने आपको सॉल्व करना बता दिया अच्छे से। 20% का मतलब 1/5 होता है। परसेंटेज हटा दो अपॉन में 100 और फिर से सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करो। तो डिस्काउंट पे बेचा है ना, यानी कि 5 की चीज़ उसने एक कम में कर दी होगी, तो 4 में बेची होगी। अब बी क्या कर रहा है, बी ने सी को बेचा 25% डिस्काउंट पे, तो 25% का मतलब होता है 25% का मतलब 1/4। कैसे, 25 अपॉन में 100 सॉल्व करोगे तो 1/4 आ जाएगा। परसेंटेज हटाने के लिए अपॉन में 100 लगता है। यानी बी ने सी को 25% डिस्काउंट में बेचा, यानी कि बी ने 4 की चीज़ कितने में बेच दी। अरे इसका थोड़ा ध्यान रखना, मैंने मिसअंडरस्टैंडिंग कर ली। ये प्रॉफिट लिखा हुआ है और मैंने इसे डिस्काउंट समझ लिया। प्रॉफिट है, प्रॉफिट तो ऐड होगा ना, ये 5 की चीज़ नहीं 6 में बेचेंगे। यहाँ पे कितना आएगा, 6 आएगा। ओके, और ये फिर बी ने सी को बेचा है 25% प्रॉफिट पे, यानी 4 की चीज़ 5 में बेची होगी। अब रेशियो एंड प्रोपोर्शन आपको सिखाया मैंने, रेशियो एंड प्रोपोर्शन की वीडियो पिछले वीडियो में था, उसमें क्वेश्चन में मैंने आपको बताया। ये जो है इस नंबर को हम यहाँ रिपीट कर सकते हैं, 6 आ गया, और इसको यहाँ रिपीट कर सकते हैं 4। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 20 आएगा, ये 24 और ये 30। अब इसे चाहो तो आप सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज कर सकते हो। 2 से डिवाइड करोगे 10 आएगा, 2 से करोगे 12 और 2 से करोगे 15। ओके, अब ये ए बी सी तीनों का आ गया। सी के लिए सी ने कितने में पे, सी ने कितना पे किया, 225 रुपये। ये कितना, 225। तो 15 यूनिट 225 को, तो 1 यूनिट की वैल्यू निकालोगे इसे, इसको डिवाइड करके, तो कितना आएगा, 15 आएगा। और आपसे पूछा किसका, कॉस्ट प्राइस ऑफ फॉर ए का, तो इससे इसको मल्टीप्लाई कर दो। 15 को 10 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा, 150, 150। अगर आपसे बी का पूछा होता तो इसको मल्टीप्लाई कर देते। यानी इस मेथड से सारी चीज़ें आप निकाल सकते हो। क्लियर है, बस ये थोड़ा सा ध्यान रखना, ये मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है कभी क्वेश्चन पढ़ने में। आप एग्जाम में ध्यान से पढ़ के तब क्वेश्चन को सॉल्व करना। प्रॉफिट बोला है तो ये इसके कंपैरिजन में ये ऐड हो जाता है, तो 5 से 6 हो गया। ऐसे 4 के कंपैरिजन में एक ऐड हो गया, तो 4 से 5 हो गया। डिस्काउंट होता तब माइनस होता। क्लियर है, चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, द मार्केट प्राइस ऑफ बाइसिकल इज 1100 रुपीज़, अ शॉपकीपर अलाउज अ डिस्काउंट ऑफ 10%। यानी मार्केट प्राइस, यानी मार्क प्राइस बोल लो, इसे MRP बोल लो या MP बोल लो। MP कितना, 1100 रुपये है, और उस पर जो दुकानदार है वो 10% का डिस्काउंट देता है, यानी छूट देता है। एंड गेट्स अ प्रॉफिट ऑफ 10%, उसके बाद भी उसे 10% फ़ायदा होता है। यानी इतने का सामान है, इतना लिखा हुआ है MRP इस पर, उसके बाद वो इस पर से 10% का डिस्काउंट दे रहा है, और डिस्काउंट देने के बाद भी उसे 10% प्रॉफिट हो रहा है। तो CP क्या है, कॉस्ट प्राइस क्या है। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के 2-3 तरीके हैं। सबसे पहले तो क्या, आप यहाँ लिख लो CP, MP और SP। ध्यान रखना, प्रॉफिट या लॉस जो होता है वो CP पे होता है, डिस्काउंट परसेंट हमेशा MP पे होता है। तो 10% डिस्काउंट, 10% का मतलब कितना होता है, 10% का मतलब 1/10 होता है। ये क्लियर है, ये तो पता होगा आपको। तो 10 की, अगर मान लो MP 10 है, तो डिस्काउंट दोगे, यानी डिस्काउंट देने के बाद बेचोगे तो सामान सस्ता हो जाता है, तो 10 में से 1 घटा दोगे तो यानी कितने का, 9 का। क्लियर है, लेकिन उसके बाद उस पर उसे 10% प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट हमेशा CP पे होता है। तो 10% प्रॉफिट का मतलब 10 की चीज़ 11 में, तो CP यहाँ 10, तो यहाँ कितना लिखोगे, 11। CP और SP, तभी तो प्रॉफिट हुआ। 10 की चीज़ 11 में बेची तो आपने 10% का प्रॉफिट हुआ। अब ये दोनों वैल्यू हमें सेम करनी पड़ेगी, क्योंकि SP यहाँ पे 9, यहाँ पे 11, ये अलग अलग तो हो नहीं सकता। तो 11 से इसको मल्टीप्लाई कर दो ऊपर वाले को, और 9 से नीचे वाले को मल्टीप्लाई कर दो। ओके, 9 से करोगे तो इसको भी मल्टीप्लाई करोगे, 90 हो जाएगा। 11 से इसको करोगे तो 110 हो जाएगा।
और इन दोनों को देखो, यहाँ भी करोगे तो 99, यहाँ भी करोगे 99। अब इसको जोड़ना नहीं है, एक ही बार लिखना है, दोनों जगह सेम होना चाहिए। क्लियर है। अब आपसे पूछा क्या है, द कोस्ट प्राइस ऑफ द बाइसिकल इज, बाइसिकल का कोस्ट प्राइस कितना है, लेकिन हमें दे क्या रखा था, एमपी दे रखा था 1100 एमपी, यानी इसकी वैल्यू दे रखी थी 1100। 0 से 0 कैंसिल हो गया, इसको डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 10। तो 1 यूनिट किसके बराबर आ गया, 10 के बराबर। आपसे पूछा हुआ है एमपी, सॉरी सीपी पूछा हुआ है, तो सीपी यानी इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो 90 को 10 से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 900। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। अगर आपसे एसपी पूछा होता तो 10 से हम 99 को मल्टीप्लाई करते तो 990 आंसर आता। एक मेथड तो ये, दूसरा मेथड और सुनो। दूसरा मेथड क्या, सीपी माइनस डिस्काउंट परसेंट। सीपी मत लिखो, 100 लिखो, 100 माइनस डिस्काउंट, ऊपर लिख लो सीपी, ओके, और इधर लिख लो एमआरपी। क्लियर है, ओके। और इधर क्या लिखोगे, 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस परसेंट, ओके। ये एक छोटा सा फॉर्मूला, एक छोटे से डायरेक्ट स्टेप समझ लो, इस टाइप के क्वेश्चन में हमेशा हो जाएगा। ये 100 है, तो सीपी इधर, इधर एमआरपी या एमपी लिख लो उसे, 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, और 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। अगर प्लस प्रॉफिट होगा तो प्लस कर देना, लॉस माइनस लॉस होगा तो माइनस कर देना। अब यहाँ वैल्यू डायरेक्ट पुट करो, 100 माइनस डिस्काउंट, डिस्काउंट कितने का हो रहा है 10% का, तो 100 में से 10 घटाओगे तो कितना आ जाएगा 90। और फिर भी अभी भी प्रॉफिट कितने का हुआ 10% का, तो 100 में अगर जब 10 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 110। इसकी वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दे रखी है आपको 1100, तो इससे तो ये कट गया, इससे इसको डिवाइड करो तो 10 आएगा, 10 से इसको मल्टीप्लाई कर लो तो कितना आ गया 900, तो इससे डायरेक्ट आ जाएगा। तो ये डायरेक्ट कंडीशन ध्यान रखना, सीपी और एमआरपी दोनों जो इसके फॉर्मूले होते हैं, सीपी का और एमआरपी का जो फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूले को सॉल्व करके डिराइव करके ये डायरेक्ट स्टेप बना हुआ है कि हमेशा आपको सीपी और एमआरपी वाले केस में ये अप्लाई कर सकते हो किसी भी क्वेश्चन में, ओके। नेक्स्ट वीडियो में इस टाइप के एक आध क्वेश्चन और मैं आपको करा दूंगा ताकि कोई डाउट ना रहे। तो वीडियो को लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।